Hello students, today I am going to start 12th class physics 3rd chapter current electricity। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं करंट कैरियर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट और उस पर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स। जो भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बन सकती हैं वो मैंने इस वीडियो में ली हैं। तो स्टूडेंट करते हैं वीडियो की शुरुआत और पहले समझते हैं कि जब चार्ज मोशन पे होता है तो क्या सिचुएशन बनती है। ओके, चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। जब स्टूडेंट चार्ज मोशन पे होता है तो दो सिचुएशन क्रिएट होती हैं। पहली सिचुएशन क्या होती है? पहली सिचुएशन ये होती है कि चार्ज कैसे मूव कर रहा है। इफ़ चार्ज मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, इफ़ चार्ज मूव्स विथ वेरिएबल स्पीड। आपके पास दो टर्म आ गए, एक आया कांस्टेंट, एक आया वेरिएबल। अगर चार्ज आपका मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड्स तो आपको मिलेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या मिलेगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अगर चार्ज वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है मतलब चार्ज आपके पास एक्सेलरेटेड है, तब आपको पढ़ना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ना होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो चार्ज है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम समझेंगे कि क्या होता है करंट कैरियर्स, क्योंकि करंट बनती किसकी वजह से है? करंट स्टूडेंट बनती है करंट कैरियर की वजह से। तो करंट कैरियर्स क्या होते हैं? जनरली स्टूडेंट हमारे माइंड में एक डेफिनेशन होती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बट मैं आपको बताऊंगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो ठीक है लेकिन वो सिर्फ कंडक्टर के लिए है। आपको नेट वर्ड लगाना पड़ेगा। नेट की क्या फीलिंग आती है वो आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको समझना है कि क्या होता है करंट कैरियर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट आर द करंट कैरियर्स? नथिंग बट करंट कैरियर्स। जो करंट कैरियर्स होते हैं, ये करंट कैरियर्स क्या करते हैं? ये पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो करंट को बनाते हैं। कहाँ? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। दोज पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कॉल्ड करंट कैरियर्स। अब करंट कैरियर्स के लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास मटेरियल है और मैंने इधर लिख दिया करंट कैरियर्स। ओके, ये आपके पास करंट कैरियर्स। तो मैंने लिखा पहले सॉलिड। अब सॉलिड लिखता हूँ तो सॉलिड में दो चीज़ें आती हैं। एक आपके पास आ जाता है कंडक्टर्स, एक आ जाता है इंसुलेटर। ठीक है, और इसी में क्या आ जाता है? एक आता है सेमी कंडक्टर। क्या जाता है? सेमी कंडक्टर। तो मैं तीनों बता देता हूं, आप जरा देखिए। जो कंडक्टर्स होते हैं, किस कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है वो आप याद रखोगे। कंडक्टर्स का मतलब मैं बात कर रहा हूँ मेटल्स की। किसकी बात कर रहा हूँ? मेटल्स की। और मेटल्स के लिए मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ जिसको आप याद रखोगे। इसको याद रखोगे, CQ गोल्ड। इसको आपको याद रखना है। सिल्वर है, कापर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि ज़रा इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर लिखिए, मेटल्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर में लिखेंगे तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर को लिख कैसे सकते हो? अगर डिक्रीजिंग लिखना है तो ये डिक्रीजिंग हो गया। क्या हो गया? डिक्रीजिंग। ऐसे जाओगे डिक्रीज करोगे, ऐसे जाओगे इंक्रीज करोगे। ये आपको रखना है याद। कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं। मेटल्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कंडक्टर में करंट को बनाते हैं। तो दीज आर द करंट कैरियर्स इन कंडक्टर्स। ओके, इंसुलेटर में कुछ नहीं होता। क्या होता है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर में नहीं होता, तो इंसुलेटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। क्या कर रहा हूँ, जैसे ये है मेरे पास मार्कर, इस मार्कर को मैं बोर्ड में पिनअप कर दूँ
तो मुझे कोई करंट नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि ये अलाउ नहीं करता है टू फ्लो द करंट फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। अच्छा, सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एंड होल्स भी होते हैं। तो सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों काम करते हैं एज अ करंट कैरियर्स। अब आपको समझाना है मुझे लिक्विड में। तो लिक्विड की कहानी क्या चलती है? लिक्विड में आपने स्टूडेंट पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या पढ़े होंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। उसमें देखा होगा आपने कि जैसे CuSO4 होता है, AgNO3 होता है, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं NaCl होता है, ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, ओके, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू देयर आयंस। मैं एग्जांपल लिखता हूँ, देखिए मैंने लिखा लिक्विड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक CuSO4, AgNO3, ठीक है, NaCl, ये सारे कैसे होते हैं? ये हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जब इन पे हम अप्लाई करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। मीन्स पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाते हैं। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। तो जो ये होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, ये काम करते हैं एज अ करंट कैरियर्स। किसमें? लिक्विड में। फिर से मैं बताता हूँ, दोज लिक्विड या सम लिक्विड्स allowed to flow the current through them when electric field is applied, or you can say under the influence of electric field, electrolytes dissociates into their ions and allowed to flow the current। कैसे डिसोसिएट्स हुए? डिसोसिएट्स होते हैं जैसे CuSO4 है तो ये हो जाएगा Cu2+ और SO4 2-। AgNO3 है तो कैसे होगा? Ag+NO3- Na+Cl-। तो इस तरह से ये डिसोसिएट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, और यही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वर्क करते हैं एज अ करंट कैरियर्स लिक्विड में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द करंट कैरियर्स इन लिक्विड, तो आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हो। एक मैं और बताता हूँ गैसेस के लिए क्या होता है। गैस के लिए, आप गैस के लिए क्या जानते हो? नॉर्मली आपके पास ये इंफॉर्मेशन होती है, एज यू नो दैट गैसेज आर बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो गैसेज होती हैं वो बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, बट एट लो प्रेशर when we applied high potential difference, gas get ionized। गैस कैसे हो जाती है? आयनाइज्ड हो जाती है। और आयनाइज्ड होती है तो आयनाइज्ड गैस में होते हैं पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? पॉजिटिव आयंस होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। दीज पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स विल वर्क एज अ करंट कैरियर्स इन अ गैस। आई होप स्टूडेंट्स आपको करंट कैरियर समझ में आए कि सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है और गैसेस में क्या होता है। मैं चेक कर लेता हूँ, यस प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। आपको स्टूडेंट दिख जाएगा ये। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने क्या सीखा? पहले तो ये देखा कि करंट कैरियर्स क्या होते हैं लिक्विड सॉलिड में, गैसेस में और लिक्विड में, गैस में। ठीक है, इस तरह से आपने सारी इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करी। चार्ज कौन फ्लो करता है, कौन कौन से करंट कैरियर्स होते हैं,
ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडिया मिल गया। अब हम बात करते हैं कि करंट, अब करंट बनेगी, कौन बनाएगा? यही करंट कैरियर्स अब करंट को फॉर्म करेंगे। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की। तो हमारी जो पहली डेफिनेशन अब आने वाली है वो है, मैंने ये आपको ये क्लियर कर दिया। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट्स की। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट्स क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल है। मैं खाली एक वर्ड जोड़ के आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नेट क्यों जोड़ रहा हूँ। नॉर्मली तो आप जब बुक पढ़ते हो तो आपको डेफिनेशन मिलती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसा सब जगह लिखा होता है। बट नेट क्यों लगा रहा हूँ? नेट मैं इसलिए लगाना चाह रहा हूँ क्योंकि आप कंडक्टर नहीं पढ़ रहे, सिर्फ आप पढ़ रहे हो लिक्विड के लिए भी, आप पढ़ रहे हो गैस के लिए भी। आप देखोगे अभी कि नेट लगाना ज़रूरी है। मैंने लिखा द नेट रेट ऑफ, द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर with respect to time, with respect to टाइम। क्या आ जाएगा? ये रिस्पेक्ट है टाइम, तो उसको बोलते हो आप इलेक्ट्रिक करंट। जरा देखिए I इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो ये आता है फॉर्मूला। अब अगर ऐसा मान लो कि Q चार्ज अगर T टाइम में फ़्लो हो रहा है, कितना चार्ज? Q चार्ज T टाइम में फ़्लो हो रहा है, ऐसा कोई क्रॉस सेक्शन है आपके पास, ये क्रॉस सेक्शन है, इससे पास हुआ कितना चार्ज? Q चार्ज पास हो गया। ओके, कितने टाइम पे? T टाइम पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर मैं ये मान लूँ कि ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पास हो जाए, इससे पास हो जाए। ओके, अब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इससे पास हो रहे हैं तो मैं ये बता सकता हूँ कि टोटल चार्ज इससे कितना पास होगा। टोटल चार्ज कितना होगा? यहाँ से टोटल चार्ज यहाँ की जो वैल्यू आएगी Q इज इक्वल टू आएगा NE आ जाएगा। ठीक है, टोटल चार्ज क्या आएगा? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है चार्ज, क्या? E करता है कैरी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इफ़ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन passes through any cross section of conductor in time t, okay, in time t, carrying each electron carries charge, each electron carries charge E। तो क्या होगा? टोटल चार्ज कितना आएगा? Q इक्वल टू NE। तो करंट कितनी आएगी? दैट इज Q इक्वल टू आएगा NE, I इक्वल टू Q अपॉन T, तो NE अपॉन T। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल जाता है। अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन से पास हो रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? E है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? NE। तो यहाँ से काउंट करके, इससे पुट करके आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं ये मान लेता कि डेल्टा Q चार्ज पास हो रहा है किसी कंडक्टर से, तो क्या होता? अगर मैं स्टूडेंट ये मानता कि डेल्टा Q चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर से इन टाइम t, let delta Q charge flown through any
क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, तब क्या होगा, तब होगा करंट जो होगा वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा। इस टाइम जब डेल्टा टी लोगे, डेल्टा टी बहुत बड़ा टाइम होता है, इसलिए यहाँ करंट आएगी एवरेज, क्या आएगी, एवरेज करंट आएगी। अगर मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लूँ तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ लिख दूँ लिमिटिंग डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये बन जाता है आई इंस्टेंटेनियस, क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट बन जाएगी। और मैं इसी को लिख सकता हूँ डी क्यू अपॉन डी टी। जब आपको इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए होती है तो आप क्या करते हो, जो डेल्टा है उसको डी क्यू अपॉन डी टी लिखते हो, करेक्ट। या इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए तो आपको डी क्यू दिया जाएगा इक्वेशन में, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाती है। इस तरह से स्टूडेंट इजी वे में आप समझ जाओगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक रिलेशन और बन सकता है। देखिए इंस्टेंटेनियस जो करंट होती है, इंस्टेंटेनियस जो करंट है, यहाँ से मैं डबल एरो करके लिखता हूँ, जो इंस्टेंटेनियस करंट है ये होती है डी क्यू अपॉन डी टी, और यही इक्वल टू होती है आई। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता था, डी क्यू अपॉन डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। तो क्यू इक्वल टू लिख सकता था मैं आई डी टी। यहाँ से मैं चार्ज भी निकाल सकता हूँ। ओके, इस इक्वेशन का भी बहुत यूज़ है। यहाँ टाइम डी टी है तो ये टाइम दिया जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है, टी इक्वल टू टी वन टू टी इक्वल टू टी टू। ये टाइम आप पुट करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, यहाँ टी इक्वल टू टी टू। तो इस तरह से स्टूडेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंस्टेंटेनियस करंट पे, एवरेज करंट पे और चार्ज को फाइंड करने के लिए आप इन फॉर्मूलों का यूज़ करोगे। यहाँ से स्टूडेंट हम आप समझना ये चाहेंगे कि आपको कैसे पता चले कि करंट फ्लो होगी। तो करंट फ्लो होने के लिए क्या ज़रूरी है, करंट फ्लो होने के लिए ज़रूरी है कि अक्रॉस द कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाइड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे या पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे अक्रॉस द कंडक्टर, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो मूव करेंगे। आप किधर मूव करते हैं वो डिपेंड करेगा कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैसा दिया है। आपने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, अगर कंडक्टर है, कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस दिया आपने, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, अगेंस्ट मूव करते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट मूव करते हैं। जब अगेंस्ट मूव करते हैं तो करंट फ्लो होती है। तो अब यहाँ से देखिए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि डेफिनेशन आपको मिल गई। करंट क्यों फ्लो हुआ, क्योंकि आपने लगाया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन चलने लगी, जिसकी वजह से करंट फॉर्म हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझना ये चाहेंगे कि यहाँ पर 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। क्या होता है 1 एम्पियर की डेफिनेशन, क्या होता है 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या मतलब हो गया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बहुत सिंपल है, अगर क्यू की वैल्यू हो जाए 1, क्या हो जाए, इफ़ क्यू इज इक्वल टू हो जाए 1 कूलाम एंड टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाए, दैट इज आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। मतलब ये हुआ, इफ़ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द कंडक्टर या फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन करंट पास थ्रू द कंडक्टर विल बी 1 एम्पियर। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं यूनिट्स की। तो यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, देखिए यूनिट होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू अपॉन टी, क्यू होता है कूलाम, ये होता है टाइम, तो ये होगा कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है इसकी एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। इसी को हम लोग कैपिटल ए से भी लिखते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का नेम है तो AMP हम लोग लिख लेते हैं, AMP, और कैपिटल ए से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी यूनिट भी समझ गए। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, 1 मिली एम्पियर क्या होता है, ये होता है 10⁻³ एम्पियर, कैपिटल ए लिख सकते हैं। फिर क्या होता है 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है, ये 10⁻6 एम्पियर होता है। ए लिखिए या स्मॉल AMP लिख दीजिए, बोथ आर करेक्ट। अब हम बात करते हैं कि क्या होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन की बात करोगे तो डायरेक्शन के लिए बहुत सिंपल है, आप बता सकते हो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन को बताना है तो आप ये बना लीजिए, देखिए ये है आपके पास डायरेक्शन। मैंने क्या किया कि जो करंट होती है I, ठीक है, ये फ्लो होती है अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोशन इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर प्लस माइनस लगा दूँ कोई फील्ड ऐसा, कोई यहाँ से मैं सोर्स लगा दूँ तो आप देखोगे कि ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, करंट इधर जा रही है, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, देखिए ये पॉजिटिव चार्जेस इधर जा रहे हैं, तो मतलब हमारा क्या हो गया कि करंट की डायरेक्शन ये हो गई। मतलब ये निकल के आया करंट फ्लोज, डायरेक्शन ऑफ करंट इज दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट is opposite to the motion of electron. Direction of electric current is opposite to the motion of opposite the motion of electron, and in the direction of motion of positive charge, and in the direction of मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो आप स्टूडेंट देख पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज दैट अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड electric current in the direction of positive charge, motion of positive charge. Direction of electric current is opposite to the motion of electron, मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एंड पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में होता है। सिर्फ आपको ये समझना है। अब बात करते हैं कि क्या होती है क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। देखो जरा सा क्वांटिटी, जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी वेक्टर होगी, स्केलर होगी या फिर टेंसर होगी, ठीक है। जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। तो आपको मालूम स्टूडेंट, अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है वेक्टर। लेकिन वेक्टर की ये अधूरी डेफिनेशन है। क्या है ये? अधूरी डेफिनेशन है। वेक्टर के लिए ज़रूरी ये भी है कि ये वेक्टर लॉ को फॉलो करे, मीन्स लॉ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे। बट इलेक्ट्रिक करंट क्या है, लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इट हैज़ मैग्नीट्यूड, it has direction, but it do not follow the law of vector addition, but it do not follow the law of vector addition। अब वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है तो वेक्टर वाली प्रॉपर्टी तो हट गई कि ये वेक्टर नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं हो सकता तो क्या होगा, फिर स्केलर होगा। अगर आपको ये दो ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप तो स्केलर चूज़ करोगे, लेकिन अगर ये तीनों ऑप्शन हो तो ज़्यादा बेटर होगा कि इसको आप चूज़ करो, फिर ये करेक्ट होगा। अगर किसी क्वेश्चन पे आपको सिर्फ वेक्टर और स्केलर दिया गया, बताइए इलेक्ट्रिक करंट आर विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, तो आप स्केलर चूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन अगर तीनों दे दिए गए और दिया गया नन ऑफ, तो आपके पास आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर करंट यहाँ से ऐसे आ रहा है तो आप देखोगे ये 3 एम्पियर हो, ये 4 एम्पियर हो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा,
ये होगा 7 एम्पियर। एंगल चाहे 30 हो जाए, चाहे एंगल आप क्या कर लो, चाहे एंगल 90 कर लो, क्या कर लो, एंगल 90 कर लो आप। यहाँ देखोगे ये हो जाए एंगल 90 हो जाए, ये हो जाए 3 एम्पियर, ये हो जाए 4 एम्पियर, तब भी ये 7 एम्पियर ही रहता है। क्या रहता है? 7 एम्पियर रहता है। मतलब ये जो करंट्स हैं ये एंगल से अनअफेक्टेड रहता है। मतलब इनके सम पर इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता। अगर एंगल पे डिपेंड नहीं करता इसका मतलब वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर वेक्टर लॉ को फॉलो करता तो एंगल पे ये डिपेंड होता, तो आंसर यहाँ 5 आता। जबकि ऐसा नहीं आ रहा। मैंने एंगल चेंज करके देखा, और भी एंगल मैंने चेंज किया, 60 डिग्री करके देखा, 3 किया, 4 किया, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, यहाँ किया 60 डिग्री, तब भी मैंने देखा कि आंसर आपके पास कितना आता है, 7 एम्पियर ही आता है। 7 एम्पियर एंगल चेंज करने पर सेम रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। ठीक है, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर ये क्या बोलता है, बट डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उनको फॉलो नहीं करेगा तो फिर वेक्टर नहीं होगा, स्केलर होगा। लेकिन कब? जब ये दोनों दिए जाएंगे। जब तीनों दिए जाएंगे तो फिर टेंसर ही आपको चूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड मैटर, जिसमें डेफिनेशन थी, फॉर्मूले थे डिफरेंट वैरायटी के। फिर आपने सीखा कि यूनिट क्या होती है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, फिर आपने सीखा कि ये क्वांटिटी कैसी होती है, वो सारी चीज़ें आपने सीख ली। अब मुझे आपको बताना है कि कैसे न्यूमेरिकल फॉर्म्स होते हैं। ओके, तो आप देखिए बहुत सिंपल वे में आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। मैं पहले समझाता हूँ आपको एवरेज करंट कैसे फाइंड आउट करोगे। सपोज आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, I = 2t² + t+1, ऐसा दे दिया गया। क्लियर? अब मैं कह रहा हूँ मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस करंट। फाइंड I इंस्टेंटेनियस एट t = 1 सेकेंड। हो गया। तो देखिए इंस्टेंटेनियस निकालना है तो I इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या होती है, ये होती है dq/dt। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t और इसका हो जाएगा 1। तो वैल्यू ज़रा पुट करिए तो क्या आएगा, जब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो 4 × t की वैल्यू कितनी, 1 + 1, कितना आ जाएगा जाके देखिए। इसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया था, आपने क्या लिखा था +0। तो यहाँ से आया 4 × 1 + 1, तो 4 + 5 करंट आ गई। तो करंट का मतलब AMP आपने लिख दिया, ये आ गया। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास होता, मैं लिखता Q = t² + 2t + 1। ठीक है, अब मैं कहता कि मुझे बताओ एवरेज करंट। क्या बताओ मुझे, फाइंड I एवरेज इन टाइम इंटरवल टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड। ये बताओ। अब क्या करता मैं फिर, अब मुझे एवरेज चाहिए। एवरेज के लिए क्या होता है, I एवरेज = होता है ΔQ/ΔT चाहिए। अब ΔQ का मतलब होता है, यहाँ Q दिया था तो ऐसा लिखा मैंने, ΔQ का मतलब होता है Q2 - Q1/T2 - T1। ज़रा देखिए यहाँ क्या आएगा, पहले तो मैं देखिए वैल्यूज़ बता देता हूँ आपको। यहाँ से वैल्यूज़ में क्या है, T1 की वैल्यू ये, T2 की वैल्यू ये। तो T1 आपके पास मालूम 0 और T2 मालूम है 2। तो ज़रा देखिए T1 = 0 पे यहाँ निकालिए, ज़रा सा Q1 निकालिए T = 0 पे। तो 0 पुट करोगे तो 0 0 1 आ गया, 0 + 0 + 1, तो ये 1 आ गया। ज़रा Q2 निकालिए एट T = 2 पर, 2 पे निकालोगे तो यहाँ रखोगे 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 1, ये हुआ 4, ये हुआ 4, ये हुआ 1, तो 4 4 8 9 हो गया। करेक्ट। अब ज़रा वैल्यू पुट करिए, यहाँ से क्या आएगा, I एवरेज = आएगा Q2 की वैल्यू आपके पास है 9 माइनस Q1 की वैल्यू है आपके पास 1 अपॉन 2 - 0, ये आया 8/2, ये आया 4 एम्पियर। तो जो एवरेज करंट है वो आपके पास आ रही है 4 एम्पियर।
आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, बहुत आसानी से आपने एवरेज और इंस्टेंटेनियस सीख लिया। अब हम बात करते हैं एरिया अंडर IT कर्व से आपको क्या मिलता है। जब एरिया अंडर IT कर्व आप देखते हो तो ज़रा देखिए, एक आप लिखते हो ये क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके पास करंट I है, इधर टाइम है T। मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक, यहाँ पे लिखा मैंने 5 सेकेंड, यहाँ लिखा मैंने 10 सेकेंड, और मैंने ये कर दिया, ये लाइन, ये हो गया 10, ये क्या हो गया 10 एम्पियर हो गया। मैंने पूछा आपसे, ये और आगे भी है, फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज इन टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड। जब आपको अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा जाए तो क्या करोगे आप IT कर्व से, तो यहाँ लिखोगे अमाउंट ऑफ चार्ज, जो चार्ज आएगा Q, वो क्या आता है एरिया अंडर IT कर्व। क्या होता है एरिया अंडर IT कर्व होता है। जो एरिया अंडर IT कर्व होगा वो ये होगा, ठीक, मतलब एक होगा, देखिए ये 5 हो जाएगा, इधर ये 5 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है, ये हो गया 10, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया। इसका आप निकाल सकते थे आप, ये आपके पास देखिए 5 है और यहाँ 0 था, ये 5 है, ये 10 है, एक ट्रायंगल हो गया। तो आप दो एरिया निकाल लीजिए, ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, 1/2 बेस हो गया कितना 5 इंटू हाइट कितनी हो गई 10, प्लस यहाँ देखिए ये हो जाएगा कितना L इंटू बी, लेंथ कितनी 5, ये 5 सेकेंड आएगा यहाँ तक, तो 5 इंटू ये कितना 10, इस तरह से आप देख पा रहे हो, ये कैंसिल होगा 5, तो 5 5 25 प्लस 50, इस तरह से आपका मिल जाएगा 75 कूलम। तो आप देख पा रहे थे स्टूडेंट, कितने आसानी से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि एरिया अंडर IT कर्व आपको क्या देता है, एरिया अंडर IT कर्व आपको देता है अमाउंट ऑफ चार्ज। इसको आपको याद रखना है, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अभी कभी आपसे कोई पूछेगा एरिया अंडर कर्व से आपको क्या मिलता है, अमाउंट ऑफ चार्ज। कैसे निकालते हो, आप एरिया निकाल करके चार्ज बता सकते हो। इस तरह से आपने इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए सपोज करिए आपके पास स्टूडेंट कोई चार्ज है, ओके, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन है और मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 5 × 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। कहाँ पे, सर्कुलर पाथ पे, और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी 7 सेंटीमीटर। क्लियर, तो मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब क्या कर रहा हूँ, अब मुझे प्रूफ फाइंड करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट अ पॉइंट ऑन द सर्किल। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एट अ पॉइंट इन द सर्किल। क्वेश्चन में क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन मूव्स, क्या है यहाँ पे मैं और सही कर देता हूँ 4 नंबर, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर with velocity 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट अ पॉइंट इन द सर्किल। तो आपको ये फाइंड करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब आप देखिए सिंपल वे में क्वेश्चन को कैसे करना है कि पहले तो इसको
कितना टाइम लगेगा, क्योंकि करंट का जो फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन देखिए, करंट का जो फॉर्मूला होता है Q/T होता है। यहाँ पे टाइम तो मालूम ही नहीं, टाइम नहीं मालूम होता है तो Q किसका है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो E लिखोगे। टाइम कितना होता है, इसको कवर करने में इलेक्ट्रॉन को कितना चक्कर घूमना पड़ेगा, इसको घूमना पड़ेगा 2πr, कितना घूमना पड़ेगा 2πr। कितनी वेलोसिटी है v, तो यहाँ रखोगे तो टाइम मालूम चल जाएगा t = आएगा 2πr/v। तो फार्मूला हो गया EV/2πr। जरा इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा 2πr। E का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19, 5 × 10⁻6, ओके, 2 × पाई का मतलब 20/7, R की वैल्यू 7 10⁻⁻2। अब यहाँ से क्या होगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये I की वैल्यू दे देगा यहाँ से 1.6, और ये हो जाएगा कितना 1.6, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8 इंटू, ये इसमें कम हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 10⁻13, और नीचे से कितना आने वाला है, ये आएगा 44, और ये ऊपर जाएगा 10⁻2, तो 8/44 इंटू स्टूडेंट ये हो जाएगा 10⁻11, करेक्ट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 80 × 10⁻12 हो जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 10⁻12, यहाँ आया 44, तो ये हो जाएगा 1.8 10⁻12, ये आएगा एम्पियर। इस तरह से आप देख पा रहे हो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है विद वेलोसिटी और रेडियस आपको मालूम हो, इफ़ एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, रेडियस गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, तो आप किसी पॉइंट पर कैसे करंट फाइंड करते हो, उसके लिए ये फार्मूला है, आपको इसको मेमोरी में आपको रखना है। करंट फाइंड करने का ये फार्मूला है ऑन अ सर्कुलर पाथ इफ़ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, ओके। तो इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे और अच्छे से बात करता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। सपोज 5th क्वेश्चन, 2 moles of electron pass through 2 moles of electron pass through a wire in 2 seconds। चलिए मैं 4 सेकेंड ले लेता हूँ। in 4 seconds find the amount of charge and current। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं, ओके। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू एनी वायर, एक वायर है आपके पास, ये वायर, इस वायर से 4 सेकेंड में 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। तो आपको क्या निकालना है, Q निकालना है और I निकालना है, 2 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहली प्रॉब्लम स्टूडेंट यहाँ पर ये हो सकती है आपको कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करोगे। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का क्या तरीका होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, ओके, नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो n होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन n = होगा क्या, नंबर ऑफ़ मोल्स, मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 मोल्स, क्या आएगा, n = नंबर ऑफ मोल्स इंटू कैपिटल N। कैपिटल N क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर होता है। अब अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू पुट करिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने 2, अवोगाद्रो नंबर कितना 6.023 10⁻23, तो ये कितना हो जाएगा, जाके इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 12.046 10⁻23। इतने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, n की वैल्यू आ गई, तो चार्ज निकाल सकते हो। चार्ज क्या आएगा, चार्ज आता है Q = Ne, तो n की वैल्यू कितनी दी गई, ये n की वैल्यू हो गई 12.046 10⁻23 इंटू 1.6 10⁻19।
आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू आप इजीली फाइंड कर पाओगे। अभी तो इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं कितना आ जाएगा। चार्ज निकालना है 12 है और ये 1.6 है। इसको मैं ले सकता हूँ 19.27 10 की पावर ये कितना आ जाएगा 4। इतने कूलाम चार्ज आपको मिल जाएगा। जब इस चार्ज मिल जाएगा तो करंट निकाल सकते हो। करंट क्या हो सकती है? करंट होती है I = Q/T। तो I = Q की वैल्यू कितनी आ गई 19.27 10 की पावर 4 नीचे 4। जब 4 से डिवाइड करोगे तो देखिए 4 टाइम तो इजली जा रहा है। ये कितना जा रहा है स्टूडेंट? देखो इसको तो 4 टाइम इजली जाएगा तो 4.8 10 की पावर 4 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी इजी वे में हो जाता है। अब मैं वो क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट नेट रेट का क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में स्टूडेंट लिखा था नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और उसके बाद फिर वीडियो को करते हैं एंड। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन स्टूडेंट ये दिया, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, एक आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब 10⁻18 H+ आयन, ओके H+ आयन, H+ आयन in a discharge tube at 10⁻18 H+ आयन and 3 × 10⁻18 electrons drifted per second when, कब? डिस्चार्ज ट्यूब की बात कर रहे हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? लो प्रेशर पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ड्रिफ्टेड पर सेकेंड व्हेन हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट लो प्रेशर। ये चीज़ हो गई। फाइंड टोटल करंट। टोटल का मतलब क्या हुआ? टोटल करंट। तो आपने कुछ ऐसा बनाया स्टूडेंट, देखिए ये आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। क्या है? ये आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब हो गई। यहाँ पर आपने हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो ये देख रहे हो क्या, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं H+ आयन हैं वो मूव कर रहे हैं इधर, और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किधर? इधर। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनेगी क्या? I इधर बनेगी। H+ की वजह से करंट क्या बनेगी? I बनेगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, IP पॉजिटिव आयन की वजह से इधर बनेगी। तो करंट क्या होगी? जो करंट आएगी I, जो टोटल करंट आती है, टोटल करंट आती है, टोटल करंट वो आएगी क्या? वो आएगी I = NE + NP × T × E/T। मतलब यहाँ से NE और NP का सम डिवाइड बाय टाइम इंटू E करना है। तो ज़रा देखिए, इसीलिए मैंने लिखा था नेट रेट। नेट का मतलब कुछ चार्ज इधर जा रहे हैं, कुछ चार्ज इधर जा रहे हैं। तो जो आप डेफिनेशन पढ़ते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो तो कंडक्टर के लिए केवल है। नेट लगाओगे तो सारा यूज़ हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से नेट यूज़ कर सकते हो। देखिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया? ये दिया गया NE/T + NP/T × E। मतलब यहाँ से ये दिया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड पर सेकेंड। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी गई 3 × जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं वो इतने हैं, और पॉजिटिव आयन कितनी दे दी गई? तो ये पर सेकेंड है। इसका मतलब पर सेकेंड की वैल्यू ये आ गई। इलेक्ट्रॉन की आई 3 × 10⁻18 + 10⁻18 ये आ गया इंटू E रहेगा। तो यहाँ से कितना आया? 3, ये 18 कामन करोगे, 3 + 1 4, 4 × 10⁻18। E का होता है 1.6 10⁻19। मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा? 6.4, और 10 की पावर कितना आएगा?
-1 आएगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते थे 6.4/10, इसको लिखोगे ऐसे तो आएगा 0.64 एम्पियर। ये आपके पास से करंट आ जाती है। इस तरह से स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। देखिए, जैसे आपको दे दिया जाए I इज इक्वल टू 3t² + 1, फाइंड amount of charge in 0 to 2 सेकेंड फाइंड करिए। तो आप क्या देखोगे, आप चार्ज फाइंड करना है, आई दिया है तो फार्मूला क्या लगाओगे आप, सिंपल सा फार्मूला आपको लगाना है। आपको चार्ज निकालना है क्यू, तो क्यू निकालिए, इंटीग्रेशन लगाइए, आई डी टी लगा दीजिए। कहाँ से कहाँ, t1 = 1 से t = t2 तक। तो t1 t2 को वैल्यू आपको दे दी गई है, कितनी है, ये है t1, ये है t2। तो 0 से 2 तक i की वैल्यू कितनी, 3t² + 1 और ये कर दिया dt। डिफरेंस इंटीग्रेट कर दीजिए सिर्फ, तो क्या आएगा जाके देखिए, 3 बाहर रहेगा, यहाँ आएगा t² dt 0 से 2 प्लस यहाँ रहेगा कितना dt 0 से 2। तो इसका क्या हो गया, 3t² का होगा t⁻³ 0 से 2 प्लस इसका कितना होगा t, यह होगा 0 से 2, 3 से 3 कैंसिल होगा, t³ 0 से 2 प्लस यहाँ कितना होगा 2 - 0, यहाँ कितना होगा 8, 2 रखोगे क्यूब करोगे 8 - 0 प्लस 2 - 0, ये सॉल्व करोगे तो आएगा 8 + 2, ये आया 10, क्या आएगा कूलाम। इस तरह से स्टूडेंट देख पा रहे थे, सिंपल वे में आपने पहले थ्योरी को समझा, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स को। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड रही होंगी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, नेट क्यों यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।